हाँ जी। सीक्वेंस के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन उससे पहले बात करेंगे सीरीज के विषय में। ठीक है, और फिर सीरीज भी दो टाइप की हो जाएगी, एक फाइनाइट सीरीज और एक इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले सीरीज की डेफिनेशन देखते हैं कि सीरीज क्या होती है। सीरीज का मतलब श्रेणी, 12 वगैरह में आप देखते हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी विस्तार। ठीक है, कोई भी विस्तार या व्यंजक वगैरह, कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un, और अभी रुका नहीं है, आगे भी चलता चला गया। ठीक है, इन विच every term is followed by another according to some definite law is called a series। पहली बात तो ऐसे टाइप का कोई विस्तार नजर आया आपको? आगे बात समझ में? ऐसे टाइप का क्या नजर आया? विस्तार, जिसमें प्रत्येक टर्म दूसरी को फॉलो कर रही है किसी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम ऐसे कुछ करवा कर देखते हैं किसी लॉ के अकॉर्डिंग, टर्म, प्रत्येक टर्म को किसी दूसरी से फॉलो अप करा कर देखते हैं। ठीक है, तो मैंने सपोज टू भी देखा कि मैंने ऐसे करके 1 लिख दिया, अब इसमें मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई करी, अब इसमें मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई करी, अब इसमें मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई करी, अब इसमें मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो खुलती चली गई ये, और एंड डैश डैश डैश। तो आपको दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये एक एक्सप्रेशन है, और ऐसे ही टाइप का है कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 u5 एंड सो ऑन। और आपको दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक टर्म अन्य टर्म को किसी लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है। कैसे? ये जो बनी है ना, इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके बनी है, ये जो बनी है इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके बनी है, ये जो बनी है इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके बनी है। तो लॉ का पता चल गया कि अगली बनानी हो तो पिछली में किसकी मल्टीप्लाई कर लो? 1/2 की। नियम मालूम चल गया। ठीक है, तो ऐसे विस्तार को आप क्या बोल देते हो? सीरीज बोल देते हो। बात तो बाद में होगी कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट हो तो कैसी सीरीज हो जाएगी? इनफाइनाइट सीरीज। और अगर टर्म की संख्या फाइनाइट हो तो फाइनाइट सीरीज। क्लियर होगी बात? अब लिखने के तरीके वगैरह पर बात करेंगे और हल्की फुल्की बात और होगी। द सीरीज इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। अगर सीरीज में टर्म्स की संख्या कैसी है? फाइनाइट है, तो ऐसी सीरीज को कैसी सीरीज बोलोगे? फाइनाइट सीरीज। सिंबॉलिकली, द फाइनाइट सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है? n, हैविंग n टर्म्स इज डिनोटेड बाय समीशन r इक्वल टू 1 टू n ur। अगर अगर इसके खोलें तो r को 1 टू 3 रखते चले जाओगे आप। तो पहले r को 1 रखो तो u1, फिर 2 रखो u2 एंड अप टू कहां तक रखेंगे? n तक, तो un। तो कुल मिलाकर अगर सीरीज में टर्म्स की संख्या फाइनाइट है तो सीरीज कैसी रहेगी? फाइनाइट सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द सीरीज इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इनफाइनाइट। यानी सीरीज का फाइनाइट और इनफाइनाइट होना किस पर डिपेंड करता है? उसमें टर्म्स की संख्या के ऊपर। क्लियर होगी बात? बताइए कोई दिक्कत हो तो यहां तक। और ये लिखा हुआ है कि सिंबॉलिकली द इनफाइनाइट सीरीज u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un। और अब की बार देखो, इसमें n टर्म्स थी टोटल, इसमें n से भी ज्यादा आ रही हैं और ये रुक नहीं रही है, चलती चली गई। इज डिनोटेड बाय समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे इनफाइनाइट सीरीज को? इस तरीके से। ठीक है, और अगर कहीं ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका भी मतलब यही है कि ये चीज अंडरस्टूड है कि n कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया?
तो फाइनाइट सीरीज का सिंबल ये यूज होगा और इनफाइनाइट सीरीज के लिए ये सिंबल यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात। सिंस वी आर गोइंग टू डील विद इनफाइनाइट सीरीज ओनली, मतलब यहां हम जो पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में वो कैसी सीरीज पढ़ेंगे? इनफाइनाइट सीरीज। तो देयरफॉर वी शैल सिंपली यूज द टर्म सीरीज टू डिनोट एन इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर मैं कहीं सीरीज शब्द बोल देता हूं तो उसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सीरीज। आगे बात समझ में? तो पहली बात तो सीरीज की डेफिनेशन और इसका नोटेशन। सीरीज की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन किस प्रकार का कि u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un, जहां प्रत्येक टर्म अन्य टर्म को फॉलो करे किसी निश्चित नियम के अकॉर्डिंग, तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या कहलाता है जी? सीरीज। हमने आपको बनाकर दिखाया, हम आपको एक और बनाकर दिखा देते हैं। हमने बनाकर दिखाया कि 1 + 4 + 7 + 10 +13 +16 एंड सो ऑन। आप बताना क्या लॉ यूज हो रहा है? हाँ, तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई निश्चित नियम के तहत बढ़ती जा रही है आगे, कि ये 1 लिखा और इसमें 3 जोड़ा तो 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक सीरीज है। ठीक है जी। और आपको पता चल गया फाइनाइट सीरीज, अगर टर्म्स की संख्या फाइनाइट है तो कैसी सीरीज रहेगी? फाइनाइट सीरीज। और अगर टर्म्स की संख्या इनफाइनाइट है तो कैसी सीरीज होगी? इनफाइनाइट सीरीज। नोटेशन आपको पता चल गए। और यहां जो मैं बार बार सीरीज शब्द यूज करूंगा उसका मतलब क्या रहेगा? इनफाइनाइट सीरीज ही रहेगा। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हल्की फुल्की बात मैंने सीक्वेंस में करी भी थी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। लेकिन कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पढ़ने से पहले आपको एसओपीएस पढ़ना पड़ेगा। बात हुई थी ना हल्की फुल्की? हाँ, बात हुई थी ना सीक्वेंस में भी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। तो जब आप एसओपीएस पढ़ लोगे तो आप कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है वो पता चल जाएगा आपको, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है ये पता चल जाएगा, और ऑसिलेटरी सीरीज क्या होती है तब पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज तो मालूम है, आप यहाँ जो आए हो वो सीक्वेंस पढ़कर आए हो। सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना, सीक्वेंस का डाइवर्जेंट होना और सीक्वेंस का ऑसिलेटरी होना जानते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा किसके ऊपर? एसओपीएस के ऊपर, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ अ सीरीज। और बहुत गौर से देखना, मैं आपको हल्का फुल्का तो बनाना सिखा चुका हूं एसओपीएस, है ना? तो देखो जी, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ अ सीरीज देखते हैं, बनाकर दिखाएंगे हम आपको। पहले नीचे अपने आप, है ना? और देखिए बहुत आराम से, आपके पास सपोज टू बी कोई सीरीज है, सीरीज का मतलब इनफाइनाइट सीरीज है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और un। आप इसको खोल दीजिए, तो ये खुलेगी कैसे? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड अप टू सो ऑन। यहां ध्यान दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सीरीज खुल गई। अब ये अपने आप में है क्या? इसको साफ साफ क्या बोलूंगा मैं, ये है क्या? क्या है ये? सीरीज है, क्योंकि सीरीज और सीक्वेंस दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब मौजूदा टाइम पर ये क्या खोली है मैंने? सीरीज। अब मैं एक सीक्वेंस तैयार करता हूं, याद रहे क्या तैयार कर रहा हूं? सीक्वेंस। उस सीक्वेंस की पहली टर्म बनाने गया और वो इसको लेकर बना ली, सीरीज की पहली टर्म को लेकर बना दी। अब सीक्वेंस की कौन सी टर्म बनाऊं? दूसरी। तो वो पहली दो टर्म का सम करके बना ली। ठीक है, अब सीक्वेंस की तीसरी टर्म बनाने चला गया, वो पहली तीन टर्म का सम करके बना लो। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा सीक्वेंस की nth टर्म, वो बनेगी सीरीज की पहली n टर्म्स का सम करके, कि u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड अप टू un। कोई दिक्कत तो नहीं?
इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो चलता चला जा रहा है सीक्वेंस, ठीक है। और इसी सीक्वेंस को बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। अब इसकी जो nth टर्म है वो तो ये आ गई, तो मैंने ये लिखा कि सपोज टू बी ये सीक्वेंस एसएन है, ठीक है। यहां से nth टर्म बना ली। ये सीक्वेंस सपोज करो किसी नंबर एस पर कन्वर्ज कर रहा है, इसकी लिमिट क्या आ रही है, एस, क्योंकि सीक्वेंस का तो कन्वर्जेंस जानते हैं। ये सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज कर रहा है, एस पर, ठीक है। अभी मैंने साफ साफ बोला ये सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्ज। किस पर कर रहा है कन्वर्ज, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर रही होगी एस पर, और कन्वर्ज करने का मतलब है कि इस सीरीज का सम क्या आ रहा होगा, एस आ रहा होगा। जहां ये एसओपीएस कन्वर्ज करता है ना, वो ही इस सीरीज का क्या आता है, सम। क्लियर। अब एक बात और सुन लीजिए, हालांकि ये बातें खूब होंगी। अगर एसओपीएस कन्वर्ज कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्ज कर रहा है, तो आपकी सीरीज भी कन्वर्ज कर रही होगी, ठीक है। और जहां एसओपीएस जा रहा होगा जिस लिमिट पर, वही सीरीज का सम होगा। किसी सीरीज का कन्वर्जेंट होने का मतलब यह है कि उसको जोड़कर उसका सम निकाल पाए। आगे समझ में, सीरीज को कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, सीरीज के टर्म्स को जोड़कर उसका क्या निकाल पाए, सम निकाल पाए। क्लियर हो गया। तो जो एसओपीएस की लिमिट होती है वही सीरीज का क्या होता है, सम। क्लियर। अगर एसओपीएस डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, और अगर एसओपीएस ऑसिलेटरी आ रहा है तो सीरीज भी ऑसिलेटरी रहेगी। बताइए कोई दिक्कत हो। और ये बात हम सीक्वेंस के अंदर आपसे पहले ही कर चुके थे कि भैया जैसा एसओपीएस ऐसी ही सीरीज। अगर एसओपीएस कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज भी कन्वर्ज कर रही होगी, अगर एसओपीएस डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज भी डाइवर्ज कर रही होगी, और अगर एसओपीएस ऑसिलेटरी आ रहा है तो सीरीज भी ऑसिलेटरी आ रही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए था, एसओपीएस। एसओपीएस अपने आप में क्या है, एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस का कन्वर्ज होना, डाइवर्ज होना और ऑसिलेट होना हम सब कुछ जानकर यहां आए हैं आज। क्लियर। तो मैं अब बात कर लेता हूं कि इन्होंने कैसे बनाया ये एसओपीएस। ये कह रहा है इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। एस एन किसको डिनोट कर रहा है, पहली एन टर्म्स के सम को। यहां भी तो एस एन पहली एन टर्म्स के सम को डिनोट कर रहा है, तो एस एन इज इक्वल टू पहली एन टर्म्स का सम। तो ये जो एस एन है ना, देन एस एन इज कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड द सीक्वेंस। अब इसको nth टर्म मानकर क्या बना लो, एक सीक्वेंस बना लो। उस सीक्वेंस की टर्म कैसे खोलेंगे, S1 S2 S3 ऐसे। मैं इन्होंने कैपिटल में लिखी है, मैंने किस में लिख दी है, स्मॉल में। S1 S2 S3 एंड अप टू Sn इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ partial sums of the given series. We can define the convergent, divergent and oscillatory series in terms of the sequence of partial sums. यानी हम सीरीज का कन्वर्जेंट होना, सीरीज का डाइवर्जेंट होना, सीरीज का ऑसिलेटरी होना उसके एसओपीएस की हेल्प से डिफाइन करेंगे। और ये बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन आ रही है, इसी से आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। ये कह रही है कि अ सीरीज समीशन यूएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी according as the sequence Sn of its partial sums is convergent, divergent और oscillatory। बताइए कोई दिक्कत हो तो। मतलब अगर एसओपीएस कन्वर्ज कर रहा है तो सीरीज क्या कर रही होगी, कन्वर्जेंट आ रही होगी। अगर एसओपीएस डाइवर्जेंट आ रहा है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट आ रही होगी। अगर एसओपीएस ऑसिलेटरी है तो सीरीज भी ऑसिलेटरी होगी। क्लियर। और अभी मैंने बताया था कि जो एसओपीएस की लिमिट होती है वही सीरीज का क्या होता है, सम। ठीक है। इफ द सीक्वेंस यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स,
इफ द सीक्वेंस एस एन ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ अ सीरीज समीशन यूनियन कन्वर्जेस टू एस, यानी जहां एसओपीएस जा रहा होगा, यहाँ एसओपीएस किस पर जा रहा है, कैपिटल एस पर, तो देन एस इज सेड टू बी द सम ऑफ द सीरीज यूएन। तो एस को यूएन सीरीज का क्या बोल देंगे, सम बोल देंगे। सीरीज का कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करना और ऑसिलेट होना कोई बड़ी चीज थोड़ी हुई। सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स पर, और सीक्वेंस हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। तो सीरीज में कोई नया मुद्दा यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई परेशान होने जैसी जरूरत यहाँ नहीं है। क्लियर हुई बात? चलते हैं आगे। आगे नहीं, अब पिछू बात करते हैं, ये कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। तो ये अब आपको साफ दिख जाएगा कि ये है ही क्या, एसओपीएस ही है ये। कह रहा है, पहले कन्वर्जेंट सीरीज की बात करते हैं कि अ सीरीज समीशन यूएन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एसएन, एसएन क्या है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स टेंड्स टू अ डेफिनिट फाइनाइट लिमिट एस। यानी ये एसओपीएस बना लिया आपने, ठीक है। एसओपीएस की क्या निकालें, लिमिट। अगर वो क्या आ रही है, एस आ रही है, ठीक है, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये जो एस आ रहा है, लिमिट एस जो आ रहा है, ये सीरीज का क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। वही बात यहाँ देखो, अब डाइवर्जेंट की बात। अच्छा, सीक्वेंस का डाइवर्जेंट होना क्या था, कब बोला जाता था सीक्वेंस को डाइवर्जेंट, लिमिट के केस में। हम्म डाइवर्ज होने का मतलब ये था कि या तो सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, ठीक है। तो लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ रही हो या माइनस इन्फिनिटी, तो वहीं वो लिखा हुआ है। ये कह रहा है, अ सीरीज समीशन यूएन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ एस एन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स टेंड्स टू आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी ये जो एसओपीएस आप तैयार कर रहे हो ना, हालांकि इसको यहाँ एसओपीएस नहीं बोला जाएगा, पहली एन टर्म्स का सम बोला जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो एसओपीएस ही है, ठीक है। अगर ये एसओपीएस प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब भी क्या बोली जाएगी, डाइवर्जेंट ही, ठीक है। और लास्ट बात, a series summation un is said to be an oscillatory series if Sn, और Sn वही है SOPS या पहली n terms का sum, if Sn neither tends to a definite finite limit nor to plus infinity nor or minus infinity as n tends to infinity। यानी एसओपीएस ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, तो ऑसिलेटरी हो गया, और ऑसिलेटरी हो गया तो सीरीज भी कैसी हो गई, ऑसिलेटरी होगी। तो ये कह रहा है कि जब एस एन ना तो किसी डेफिनेट फाइनेट लिमिट की तरफ जा रहा हो, ना प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, और ना ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो फिर हम इस केस में सीरीज को क्या बोल देंगे, ऑसिलेटरी सीरीज बोल देंगे। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। अब सीरीज का कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करना और ऑसिलेटरी होना आपको समझ में आ गया होगा। सब कुछ डिपेंड करता है एसओपीएस के ऊपर, यानी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। और बनाते कैसे हैं, एस एन प्लस वन, हाँ, एंड अप, यानी पहली एन टर्म्स का सम करके बनाते हैं, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात करने लग जाते हैं जी। एग्जांपल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन कह रहा है कि कोई सीरीज दे दी हमने आपको, 1+2/3 +2/3 का होल स्क्वायर एंड अप टू 2/3 टू दी पावर n-1, और अब भी नहीं रुकी, ये चलती चली गई, और इस सीरीज को क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है। तो आप इसके लिए इसका एसओपीएस तैयार कीजिए, और एसओपीएस की जो nth टर्म तैयार होती है वो पहली एन टर्म का सम करने पर तैयार होती है। तो पहली एन टर्म कहां तक हो जाएंगी जी, यहां से लेकर यहां तक हो जाएंगी। एन है, n-1 है, एन है, यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक n-1 हो गई, और एक और जोड़ लीजिए, टोटल n हो गई, एन टर्म्स।
तो आप जो एसओपीएस की nth टर्म तैयार करते हो वो ऐसे तैयार करते हो, एस एन इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको लिख लो यहाँ कि एस एन कैसे खुलेगा, 1 + 1 अपॉन नहीं है, 2/3 की पावर 1 प्लस 2/3 टू दी पावर 2 एंड अप टू 2/3 टू दी पावर n-1 है। टोटल n टर्म्स हैं। देखना जरा, गुणोत्तर श्रेणी तो नजर नहीं आ रही है ना, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसके n टर्म्स का सम करने का फॉर्मूला है पहला टर्म और 1 माइनस जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो टू द पावर n और अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपने एस एन बना लेना है, नीचे करूंगा तो 1 - 2/3, 1/3 बचेगा, 1/3 को घुमाकर उल्टा कर दो तो यहाँ पहुंच जाएंगे। और लिमिट निकालने चलते हैं क्योंकि एसओपीएस की तरह बिहेव कर रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन निकाला, तो लिमिट 1 - 2/3 टू द पावर n है। ये 1 से छोटा नंबर है और हमने बताया है कि 1 से छोटे नंबर की पावर जब भी इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो वो खुद किसकी तरफ जाता है, जीरो की तरफ। तो ये जीरो की तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 0, यानी लिमिट कितनी आ गई, 3। यानी एसओपीएस किस पर कन्वर्ज करेगा, तो सीरीज का सम भी क्या आएगा, 3। और जब सीरीज का सम निकल पाता है तो सीरीज क्या कहलाती है, कॉन्वर्जेंट। आगे बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल देखते हैं, अब की बात डाइवर्जेंट का, ठीक है। ये कह रहा है कि द सीरीज 1 + 2 + 3 एंड अप टू n एंड सो ऑन इज डाइवर्जेंट। इसका एसओपीएस बनाओ। तो इसका एसओपीएस बनाने के लिए चलो पहले सीरीज को लिख लो। ये सीरीज है, समीशन n इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। तो एसओपीएस की पहली टर्म तो 1 हो जाएगी, दूसरी टर्म क्या आएगी, 3। 1 + 2 दैट इज 3। और ऐसे ही एस एन बनाऊं तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू n। और पहली n संख्याओं का सम करने का फॉर्मूला मेरे पास होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, n × n+1/2। पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला, पहली n संख्याओं का सम करने वाला, ठीक है। तो मेरा कौन तैयार हो गया, एस एन तैयार हो गया। इस एस एन की लिमिट निकाल दो। तो लिमिट एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट निकालेंगे तो n × n+1/2, यहाँ कोई n नहीं कट सकता, ठीक है। नीचे ले भी जाऊं तो कुछ फायदा नहीं है, तो n को डायरेक्ट ही क्या रख देंगे हम यहाँ, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो लिमिट क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। यानी एस एन किसकी तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। यानी एसओपीएस डाइवर्ज कर रहा है, और जब एसओपीएस डाइवर्ज कर रहा है तो सीरीज भी क्या कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी। तो इसीलिए सीरीज को क्या बोल दिया जाएगा, इसको डाइवर्जेंट। एक एग्जांपल ऑसिलेटरी का और उठाते हैं, ठीक है जी। देखो ये कह रहा है कि द सीरीज 2 - 2 + 2 - 2 इज ऑसिलेटरी दिखानी है। तो आपके पास एक रास्ता है कि एसओपीएस आप कैसे तैयार करते हो, पहली एन टर्म्स का सम करके। तो मैं इस सीरीज को जरा यहाँ लिख लेता हूं कि 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 + 2 - 2 एंड सो ऑन। लिख ली। एसओपीएस का nth टर्म बनाए, पहली n टर्म्स का सम करके। तो अगर n तो कुछ भी हो सकता है, अगर n आपने इवन लिया तो इवन लेते हो तो आंसर क्या आता है, सब एक दूसरे से कट जाते हैं, 0, ठीक है। अगर n क्या हो, इवन। और अगर n को ऑड लेते हो आप, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड लेते हो, तो ये तो सब कट जाएंगे, क्या बचता है, 2 बचता है। n इज ऑड। तो यहां एस एन दो तरह के आंसर दे रहा है, 0 भी और 2 भी। तो n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर क्या मिलेगा आपको, 0 और 2, ठीक है।
यानी एक डेफिनिट नंबर की तरफ नहीं बढ़ रहा एसओपीएस। एसओपीएस एक डेफिनिट नंबर की तरफ नहीं बढ़ रहा, ठीक है। या तो जीरो की तरफ जा रहा है या टू की तरफ जा रहा है, या तो जमावाड़ा जीरो पर हो रहा है या टू पर हो रहा है, ठीक है। तो एक डेफिनिट लिमिट की तरफ नहीं जा रहा है एसओपीएस। क्या प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में से किसी एक की तरफ जा रहा है? नहीं जा रहा। मैंने कहा या तो जीरो आ रहा है या टू आ रहा है, ना तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा और ना ही माइनस इन्फिनिटी आ रहा, और ना ही किसी डेफिनेट नंबर की तरफ बढ़ रहा कि एक की ही तरफ बढ़ रहा हो। तो जब किसी एक की तरफ नहीं बढ़ रहा तो कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। और डाइवर्जेंट होने के लिए या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। फिर तो ये पक्का कैसा होगा? ऑसिलेटरी। तो therefore the sequence Sn of partial sums of the series and consequently the given series is oscillatory। तो इसलिए ये सीरीज कैसी हो जाएगी भाई साहब? ऑसिलेटरी हो जाएगी। तो आपने एक एग्जांपल देख लिया कन्वर्जेंट का, एक देख लिया डाइवर्जेंट का, और एक देख लिया ऑसिलेटरी का, और सीरीज की डेफिनेशन पढ़ ली। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। अब सीरीज के विषय में कुछ बहुत बढ़िया बातें होने वाली हैं जो आप अपने पास रखोगे संभाल कर, ठीक है। पहली बात, below we given give some results which will be found useful and can be easily proved। ये कह रहा है कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं। द नेचर की बात करूं तो नेचर यही होता है, कन्वर्ज करना, डाइवर्ज करना या ऑसिलेट रहना। ये क्या होता है? नेचर, प्रकृति। द नेचर ऑफ अ सीरीज रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब है चेंज नहीं होता। ऑल्ट का मतलब बदल जाना, और अनऑल्टर्ड का मतलब है चेंज नहीं होना, ठीक है। कब चेंज नहीं होता? द साइन ऑफ ऑल द टर्म आर चेंज्ड। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, आप उसके सारे साइन चेंज कर दो। अगर प्लस हैं तो उनको माइनस कर दो, माइनस हैं तो उनको प्लस कर दो, फिर भी वो क्या रहेगी? कन्वर्जेंट ही रहेगी। आगे बात समझ में? अगर डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, ऑसिलेटरी है तो ऑसिलेटरी रहेगी। यानी सीरीज के सारे साइन चेंज करने पर उसके नेचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है जी। अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर एडेड और ओमिटेड। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म या तो हटा दो या अलग से जोड़ दो, वो फिर भी कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें से 50,000 टर्म शुरू की मिटा दो, अब भी क्या रहेगी? कन्वर्जेंट ही रहेगी। और डाइवर्जेंट है तो क्या रहेगी? डाइवर्जेंट। क्लियर होगी बात? 50,000 बहुत छोटा सा नंबर है, ठीक है, फाइनाइट है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म या तो जोड़ दो या हटा दो, उसके नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, और डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी, और ऑसिलेटरी है तो ऑसिलेटरी ही रहेगी। ईच टर्म ऑफ द सीरीज is multiplied or divided by the same fixed number c which is not zero। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी प्रत्येक टर्म में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अब भी क्या रहेगी? कन्वर्जेंट। डिवाइड कर दो तो भी कन्वर्जेंट। और अगर सीरीज डाइवर्जेंट है, उसकी प्रत्येक टर्म में आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर भी क्या रहेगी? डाइवर्जेंट ही रहेगी, ठीक है। लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो होना चाहिए। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला नंबर है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दी तो वो डाइवर्जेंट को कन्वर्जेंट कर देगा। समझ गए? ये ऑसिलेटरी है। अभी मौजूदा टाइम पर ही कैसी है? इसमें हर टर्म में जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, सारी टर्म क्या हो जाएंगी? जीरो 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 जीरो, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्योंकि समी सी जीरो का सीरीज का क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसीलिए किससे मल्टीप्लाई और भाग करवा रहा है? नॉन जीरो से। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ाते हैं।
बहुत बढ़िया रिजल्ट, और ये आपकी मेमोरी में रहने चाहिए जी। कैसे? अगर एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है किसी नंबर ए पर कन्वर्ज करने का मतलब है इस सीरीज का सम कितना आ रहा होगा, ए, और दूसरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है किस पर, बी पर, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम करके भी एक नई सीरीज तैयार हो जाएगी। वो कन्वर्ज करेगी किस पर, ए प्लस बी पर। याद रखेंगे, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है ए पर और सी कोई रियल नंबर है, ठीक है, और आपने प्रत्येक टर्म में सी की मल्टीप्लाई कर दी, तो आपको सम में भी किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सी की। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है ए पर और कोई दूसरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है बी पर, और आप दो रियल नंबर लाए पी और क्यू, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से तैयार कर लो पी यू एन, यानी यूएन वाली सीरीज में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक टर्म में पी की, और वीएन वाली सीरीज के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से, और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ जोड़कर एक सीरीज बना लेंगे। वो सीरीज कन्वर्ज करेगी किस पर, पी ए प्लस क्यू बी पर, यानी सम में पहले वाले के में पी की मल्टीप्लाई और दूसरे वाले के में क्यू की। अगर यूएन डाइवर्ज कर रही है और उसमें किसी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दी प्रत्येक टर्म में, तो जो नई सीरीज तैयार होगी वो भी क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। तो पीछे से भी जानते हैं, ठीक है, नेचर चेंज नहीं होता। अगर यूएन और वीएन दो डाइवर्जेंट सीरीज हैं और इनकी सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव, तो उनके सम से बनी हुई सीरीज भी क्या रहती है, डाइवर्जेंट। क्लियर? अगर दोनों ही सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स हैं और दोनों ही डाइवर्जेंट हैं, तो उनके सम से जो सीरीज बनेगी वो भी क्या रहेगी, डाइवर्जेंट ही रहेगी। ये रिजल्ट कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये भी आपकी मेमोरी में रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये समझो कि अब तक की सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रही है, अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। देखना जी, अननेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। क्लियर? ये कह रहा है कि फॉर अ सीरीज समीशन यूएन टू बी कन्वर्जेंट इट इज नेसेसरी दैट लिमिट यूएन इज इक्वल टू 0। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि कोई सीरीज है आपके पास यूएन, अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर वो कन्वर्जेंट है, तो उसकी nth टर्म की जो लिमिट है वो क्या आएगी, 0 आएगी। यानी ये दूसरा यहां भी लिखा हुआ, उसी को लिख दिया पलटकर कि फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीरीज समीशन यूएन वी मस्ट हैव लिमिट यूएन इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं कई रिजल्ट निकालने वाला हूं, कम से कम 3 रिजल्ट, ठीक है। पहला रिजल्ट तो ये है, पहला रिजल्ट कि इफ समीशन यूएन इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, तो फिर दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un क्या आ जाएगा, 0। अब दूसरा, हाँ, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज समीशन un, मतलब कह नहीं सकते, हाँ, समीशन un इज कन्वर्जेंट, ठीक है। नंबर 3, हाँ, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un is not equal to 0, तो this implies summation un is not convergent। आगे बात समझ में? ये सारे रिजल्ट हैं। अगर कन्वर्जेंट है वो तो यही लिखा हुआ है, अगर कन्वर्जेंट है तो nth टर्म को पकड़ो, और nth टर्म की लिमिट क्या आएगी, पक्का 0। अगर nth टर्म की लिमिट 0 आ रही तो कुछ नहीं कहूंगा, चुप बैठा रहूंगा, ठीक है, अभी के लिए।
अगर nth टर्म की लिमिट 0 नहीं आ रही तो कन्वर्जेंट नहीं होगी, पर यहाँ ये मत बोल देना कि डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी टोटल कितनी चॉइस चल रही हैं, 3। ठीक है। अगर मैंने ये बताया कि रेल की पटरी पर एक मनुष्य खड़ा है और वो पुरुष नहीं है, तो पक्का क्या होगा? अरे, दो ही टाइप के होते हैं, दो टाइप के नहीं होते हैं। अगर वो पुरुष नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो मादा होगा, महिला होगा। ठीक है। वो और कोई जेंडर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब आप दो से ज्यादा जेंडर हैं। ठीक है, वो कॉलम भी आते हैं, पुरुष, महिला, अदर जेंडर का। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं घर में, मेरे घर में पक्का फर्श हो रहा है, बहुत बढ़िया पक्का फर्श हो रहा है, लाइट है अच्छी खासी, और मैंने सिक्का उछाला और हेड नहीं आ रहा, तो फिर क्या आया होगा? टेल आया होगा, टेल, पूंछ वाला। दो ही चीज होती है ना, सिर, सिक्के के सिर और पूंछ होते हैं, हेड और टेल। ठीक है। तो यहाँ निश्चित है कि अगर हेड नहीं आया तो पक्का क्या होगा? टेल। लेकिन यहाँ तीन चॉइस हैं। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो ये नहीं कहूंगा कि डाइवर्जेंट होगी, इट मे बी ऑसिलेटरी, तो फिर कुछ भी रिजल्ट नहीं दूंगा। आप बस ये कह दोगे कि कन्वर्जेंट नहीं होगी। हाँ, एक केस में कह दूंगा, अगर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, अगर कैसी है, हाँ, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, तो फिर कन्वर्जेंट नहीं है तो पक्का डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर सीरीज के विषय में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और आपको ये पता चल गया कि लिमिट 0 के बराबर नहीं आ रही, तो आप बस ये मना करके चुप रह जाओ कि कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब जो कुछ हो खुद देखो, कन्वर्जेंट नहीं होगी। और अगर इंफॉर्मेशन ये है कि भैया सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है और कन्वर्जेंट नहीं है, तो पक्का कैसी होगी? डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ? ये बातें आप हिंदी में भी बनाकर रखा कीजिए अपने पास, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है। डेफिनेटली बढ़े आगे। अभी जो बात हो रही थी जरा देखना, ये वही तो बात है जो मैंने लिखी है कि इफ अ सीरीज समीशन un बी सच दैट un डज नॉट टेंड टू 0, यानी इसकी लिमिट 0 नहीं आ रही, तो देन द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज। मतलब वही मैंने यहां लिख दिया है, ये तीसरा वाला रिजल्ट है। क्लियर हो गया? मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, इनको बहुत विशेष रूप से देखना है। अब इसका फायदा हमें ये होगा कि हमसे बस इतना पूछेगा कि समीशन n अपॉन n प्लस वन कोई सीरीज दे रखी है, और इस सीरीज को खोलूं तो ये कैसे खुलेगी? 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 एंड सो ऑन, ऐसे खुलेगी। और मुझसे पूछा जाए बताइए जी कैसी है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो मैं चूंकि पढ़ लिख कर आया हूं, मुझे ये तीसरा रिजल्ट मालूम है, मैं यहाँ से nth टर्म पहचानूंगा क्या है, n/n+1, इसकी लिमिट निकालने जाता हूँ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1, इसकी लिमिट 1 आएगी, यानी 0 नहीं आ रही, तो इस केस में बैठ गए, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी। और चूंकि ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, इसमें कहीं नेगेटिव साइन तो आ नहीं रहा, तो इसलिए पक्का क्या रहेगी? डाइवर्जेंट रहेगी। ये फायदा हो जाएगा मुझे। आगे बात समझ में? चलते हैं आगे। अब ये भाई साहब जरूर आते हैं हर जगह, कोसी। कोसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर अ सीरीज। इनका पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी आप तो नेसेसरी दे रहे थे, मैं सफिशिएंट भी दे दूंगा, दोनों तरफ से ट्रू रहेगा। A necessary and sufficient condition for a series summation un to converge is that for each epsilon positive, there exists a positive integer m such that mod of um+1 plus um+2 and up to un is less than epsilon for all n is greater than m। यानी अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी, बहुत गौर से देखना, अगर कोई सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट, तो प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिल जाएगा? m। किस प्रकार कि m से आगे nth टर्म तक का सम की एब्सोल्यूट वैल्यू किससे छोटी रहेगी? एप्सिलॉन से।
कोसी का क्राइटेरिया ये कहता है अगर कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड कर रही होगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। दोनों तरफ से ट्रू, नेसेसरी और सफिशिएंट इसलिए आता है। तो आप इसमें चाहे इससे पढ़ लें, इससे पढ़ लें, इससे पढ़ लें, तीनों चीज एक ही है। क्लियर हो गया? टिक करके रखेंगे, बढ़िया वाला। इसमें भी सवाल बनाकर पूछ सकता है। और ये किसका क्राइटेरियन है? कोसी का जनरल प्रिंसिपल है। कह रहा है कि मेरी कसौटी पर खरा उतर जाओ सीरीज, पक्का क्या करवा दूंगा, कन्वर्जेंट। क्लियर? चलते हैं आगे। अब बात हो रही है, जीपी जीपी बार बार कर रहे थे, जीपी जीपी हैं, तो डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ अ जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात हमने आपके लिए रख रखी है यहां, कॉमन रेशियो यानी सर्वानुपात। ठीक है, ये कह रहा है अ ज्योमेट्रिक सीरीज हुज कॉमन रेशियो इज एक्स इज कन्वर्जेंट अगर x की एब्सोल्यूट वैल्यू किससे छोटी है, 1 से, और ऑसिलेट डाइवर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी कब, जब x 1 से बड़ा होगा, और जब x किससे छोटा हो, -1 से, तो फिर ऑसिलेटरी। ठीक है, मतलब आपको दिखाई दे गया कि फलानी सीरीज ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप उसका सिंपल कॉमन रेशियो उठा लो। अगर कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, यानी कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है, तो वो कन्वर्जेंट। 1 से छोटी तो 1 से बड़ी तो डाइवर्जेंट, और -1 से छोटा तो ऑसिलेटरी। मौजूदा टाइम पर मैं एक सीरीज लाने वाला हूं, यह है कि प्रूव दैट द सीरीज कन्वर्जेस टू 1/3। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और देखो, ये सीरीज दी हुई है, इस सीरीज को अगर मैं खोलूं यहां कि समीशन 1/4 n की वैल्यू 1/2 3 रखते चले जाओ, 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1/4 एंड सो ऑन, चलती चली जाएगी। अब भी हम एसओपीएस से खेलेंगे, वैसे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है और 1/4 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इससे केवल यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसी है, कन्वर्जेंट। ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि जा कहाँ रही है, उसके लिए तो एसओपीएस बनाना पड़ेगा। और एसओपीएस बनाने का तरीका है कि पहली एन टर्म्स का आप क्या कर लो, सम कर लो। तो पहली एन टर्म उठाई तो ये अपने आप में एक जीपी है, और जीपी के पहले एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये भैया कितना आएगा, 3/4, 4 से और 4 कट जाएगा तो 1/3, और ये रह गया 1 माइनस 1/4 टू द पावर n। एसओपीएस के लिमिट निकालो, तो लिमिट एस एन इज इक्वल टू लिमिट 1/3 और 1 माइनस 1/4 टू द पावर n। n टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जब आप ले जाएं, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये 1 से बड़ा नंबर और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो नीचे इन्फिनिटी बनेगा और 1/∞, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, यानी एसओपीएस किसकी तरफ जा रहा है, तो सीरीज का सम भी क्या आएगा, 1/3, यानी सीरीज किस पर कन्वर्ज कर जाएगी, 1/3 पर। क्लियर हो गया? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। बस